पिछले वीडियो में हमने जाना था कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और क्या क्या रीजंस थे उस रेवोल्यूशन के। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक स्टोरी में क्या क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्टाइल जो था वो डिमोलिश्ड हो चुका था आफ्टर द किंग सेंडिंग ट्रूप्स इन पैलेस। द बेस्टाइल वाज डिमोलिश्ड। अब हम बात करते हैं France becomes a constitutional monarchy. When the National Assembly drafted a constitution of France, the power of the monarch was assigned to three different associations: the judiciary, the executive, the legislature. The voting was conducted, but the rules for voting was that only men that were above 25 years of age that could give their 3 days worth of wage as a tax, वो ही बस वोट कर सकते थे। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया जाता है कि जब नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था फ्रांस का, तब जो मोनार्क की पावर थी वो 3 हिस्सों में बांट दी गई, जो कि थे दी जुडिशरी, दी एग्जीक्यूटिव, दी लेजिस्लेचर, जिनके काम क्या थे, जुडिशरी लॉ बनाता था, एग्जीक्यूटिव जो था वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता था, एंड द लेजिस्लेचर था कि अगर कभी कोई रूल में कोई गलती हुई है तो वो लेजिस्लेचर ही संभालता था। और इसमें भी इन तीनों इंस्टीट्यूट के एक एक बंदा चाहिए था एज द हेड। इसके लिए वोटिंग हुई जिसमें रूल्स फॉर वोटिंग वॉज, पहली चीज़ मैन होने चाहिए, उसके बाद 25 प्लस होने चाहिए, और जो लास्ट रूल था, जो सबसे कॉन्फ्लिक्टेड रूल था, वो था दैट कुड गिव द 3 days वर्थ ऑफ वेज एज अ टैक्स। जो 3 दिन का अपना जो पैसा है वो एज अ टैक्स दे सकते जितना वो 3 दिन में कमाते हैं। After the election, Louis XVI was not at all happy. Louis XVI entered into a secret negotiation with the King of Prussia, and after the negotiation, King of Prussia decided to send troops to invade France. This war was fought between the troops of Prussia and the National Assembly. अब हुआ क्या, लुइस 16 जब हैप्पी नहीं थे कि ये हो रहा है फ्रांस में पूरा, वो एंटर हुए एक सीक्रेट नेगोशिएशन में, सीक्रेट वार्तालाप में, जिसमें उन्होंने किंग ऑफ पर्शिया एंड ऐसा बोला जाता है कि किंग ऑफ ऑस्ट्रिया को यह बोला कि आप अपनी ट्रूप भेज दीजिए फ्रांस में अटैक करने के लिए। एंड ये जो वॉर थी ये ट्रूप्स ऑफ पर्शिया एंड द नेशनल असेंबली, मतलब 3rd ईस्ट स्टेट ही लड़ रहे थे, बाकी के लोग उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इसमें। Marching towards the enemy, they sang many patriotic songs. One of them was Marseillaise, composed by Roger de Lisle. It got a name on a city of France, the city they were marching through. The Marseillaise is now the national anthem of the France. जब वो मार्च कर रहे थे अपनी एनिमीज़ की तरफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा पेट्रोटिक सॉन्ग गाए अपने आप में ये उत्साह लाने के लिए कि येस, वी आर फाइनली फाइटिंग अ वॉर फॉर आवर कंट्री, वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री। उन्होंने एक और गाना गाया था जो कि था मार्सेलेस, कंपोज बाय लॉजर डे लाइज। इट गॉट इट नेम ऑफ फ्रांस, अ सिटी ऑफ फ्रांस, जिस सिटी में उस टाइम वो मार्च कर रहे थे उससे इस गाने को एक नाम मिला। और अब वो जो गाना है मार्सेलाइज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। Soon after this incident, one news was leaked that the king only ordered the king of Persia to attack on France। मतलब जो इतनी सारी वॉर वाली सिचुएशन थी, इसके बाद एक न्यूज़ लीक हुई जो यह बोलती थी कि जो किंग लुइस 16 थे उन्होंने ही ये पूरा किंग ऑफ पर्शिया को बोला था कि आप अटैक कर दीजिए फ्रांस में। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं, अभी इस स्टोरी को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं दी जैकोबिन्स के बारे में।
There were many groups which played an important role. One of the group was the Jacobins. The people that wanted to share their views generally joined the Jacobins. अब ये क्या बोलते हैं देखिए, जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था फ्रांस में, सो मैनी ग्रुप्स थे जो भाई एक पॉलिटिकल क्लब बने, जो एक इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा कर रहे थे पूरे फ्रांस में, और उन्हीं में से ग्रुप था दी जैकोबिन्स। और इसमें वो बंदे होते थे जो जनरली अपना व्यूज़ रखना चाहते थे किसी के सामने, बट कोई उनके पास ऐसा बंदा नहीं होता था जिससे वो ये इन चीज़ों के बारे में बात कर पाए। One incident that was done by Jacobins was the storming of the palace toilet and dethroning the king. They kept the king hostage for several hours and then demanded for election in which men above 21 years of age, regardless of wealth, can now vote. And after the election, Maximilian Robespierre won the election and now was the ruler of the France. अब जो एक इंसिडेंट था जो लाइमलाइट में लाया था जैकोबिन्स का, वो था स्टॉर्मिंग ऑफ द पैलेस टॉयलेट्स। सो इसमें उन लोगों ने क्या किया था, पहली चीज़ वो पैलेस में घुसे एंड दे मैस्केड द किंग्स गार्ड, उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा उन्हें और खुद किंग को बहुत देर तक हॉस्टेज लगा। एंड आफ्टर दी जब वो लोग इतनी देर तक उन्हें हॉस्टेज लगने के बाद उन्होंने डिमांड की कि अब फ्रांस में एक इलेक्शन होना चाहिए जिसमें मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। ये सबसे मेन पॉइंट था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये इतना कमाता है और वो उतना कमाता है तो उसको वोट मिल जाए, पहले वाले को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना सबको वो मिलना चाहिए लाइक टू वोट। एंड आफ्टर द इलेक्शन जैकोबिन्स वॉन एंड जैकोबिन को जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर and he was the ruler of the France. Now the reign of terror, the time when Robespierre was ruling, he used to give severe punishment. तो ये जो मेन चीज़ क्या है, the reign of terror, उन लोगों को जब वोटिंग होनी थी उन लोगों को लगा था कि रॉबेस्पियर ने हमारे लिए इतना ज़्यादा बड़ा काम किया, उन्होंने लुइस 16 को डीथ्रोन किया है। तो उन्हें लगा कि ये जो बंदा है ये एक अच्छा बंदा है, इन्हें अगर हम वोट देंगे ही कुड एक्चुअली डू बेटर। सो उन्होंने वोट तो दे दिया, बट आफ्टर द वोट क्या हुआ, रॉबेस्पियर जो थे वो बहुत ही सेवियर पनिशमेंट दे थे। द पीपल हु ही सीक एज अ एनिमी ऑफ रिपब्लिक, ही फर्स्ट अरेस्टेड हिम, देन कीप द पर्सन इन इम्प्रिजनमेंट until the court finds him guilty, and after that he kills the person. So इनका क्या रूल था, इनका क्या टाइप ऑफ वर्किंग था, वो ये था कि पहली चीज़ वो ढूंढते थे कि ये जो बंदा है ये एक एनिमी ऑफ रिपब्लिक है, मतलब ये फ्रांस का दुश्मन है, उसे फिर वो अरेस्ट करते थे। एंड जब तक कोर्ट उन्हें गिल्टी फाइंड नहीं करता था वह जेल में प्रिजन में रहते थे। एंड आफ्टर दैट जब वो गिल्टी फाउंड हो जाते थे ही किल्स द पर्सन। कोई ऐसा नहीं होता था कि 2 साल की जेल हो, 3 साल की जेल हो, सीधा इफ़ ही इज़ गिल्टी किल हिम, सिंपल। लुइस 16 was also kept in imprisonment and he was executed publicly at Place de la Contrée on 21 January 1793। जो लुइस 16 थे उन्हें भी इम्प्रिजनमेंट में रखा गया एज देशद्रोह में कि इन्होंने ही ऑर्डर किया था कि फ्रांस पे अटैक होए, एंड इसके बाद उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मारा गया पब्लिकली एट प्लेस de la Condé on 24 January 1793। This was the date and पीसेंट्स वर नाउ। अब जो रूल्स थे ना रॉबेस्पियर की उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पीसेंट्स वर नाउ फोर्स्ड टू शिप देयर गुड्स टू द सिटी एंड सेल इट इन द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो उनका रूल था ये कहता था कि पहली चीज़ अगर आप कोई गुड्स बना दो, कोई सामान बनाते हो तो उसे पहली चीज़ सिटी में शिप करो, मतलब सिटी तक लाओ, और उसके बाद
उसे उसी प्राइस में सेल करो जो हमने फिक्स किया हुआ है। फिर द सेकेंड रूल वॉज एक्सपेंसिव फूड वॉज फॉरबिडन, ब्रेड एंड मीट वर लेसन, ब्रेड यूज्ड नाउ वॉज पेन डिग्लाइड। अबे ये तीनों जो रूल थे ये थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव फ्लोर को बंद कर दिया गया ये बोल के कि इफ़ आप ये फ्लोर यूज़ करोगे तो जो ऑब्वियसली जो गरीब इंसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड दिस विल बिकम अ बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन होएगा कि एक बंदा महंगा खाना खा रहा है एंड एक बंदे को खाना भी नहीं मिल रहा है। ब्रेड एंड मीट वर लेसन्ड मीन्स ब्रेड एंड मीट को में थोड़ा लिमिट लाई गई कि आप इतने ही खरीद सकते हैं। ब्लेड यूज नाउ वॉज पेन डिग्लाइड मीन्स एक तरह की ब्लेड जो यूज़ कर ली थी वो रही थी फ्रांस में वो अब एक ही थी एंड वो जो ब्लेड थी उसे बोला जाता है ये इक्वालिटी का साइन था उनके लिए। ट्रेडिशनल नेम्स लाइक मॉन्शल एंड मैडम है वो चेंज टू सिटोयन एंड सिटोयन वो यूज्ड। सो बेसिकली जो ट्रेडिशनल नेम्स ऑफ फ्रांस थे मॉन्शल एंड मैडम, जो मॉन्शल एक सर के लिए होता था, मैडम एक मैडम के लिए होता था, वो सब चेंज कर दिया गया सिटोयन सिटीजन मेल सिटीजन एंड सिटोयन एक फीमेल सिटीजन में। दिस टाइम इज नोन एज लेन ऑफ टेरर विच वॉज 1793 टू 1794। बेसिकली 2 साल का ये फुल एक लेन ऑफ टेरर था। The three institute often crashed and this made up way for the military dictator Napoleon Bonaparte. So yeah, this is the whole story कैसे start हुआ था ये revolution and now Jacobins were in the government but after that government में आके भी कुछ हो नहीं रहा था and the 3 institute जो उनके constitution में थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे एंड दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। अगली वीडियो में इस कहानी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।